नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के इस सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं आपका मित्र विकास डाखा। क्या यह संभव है कि हम सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को 15 मिनट में क्रमवार तरीके से याद कर लें हमेशा हमेशा के लिए? तो इसका जवाब है जी हां, ऐसा करना बिल्कुल संभव है। संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में वर्णित इन अधिकारों को जिस छोटे से सेंटेंस से याद रखा जा सकता है वह है डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। अगर आप ये छोटा सा सेंटेंस ध्यान में रख पाते हैं अपने दिमाग में, तो फिर आपको बस एक ही आर्टिकल ध्यान में रखना पड़ेगा, आर्टिकल 14, जिसकी हेडिंग है इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता या समानता। इस अनुच्छेद 14 के अलावा बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं इस भाग में वह आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे अपने आप ही, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देख लें अंत तक। तो यह जो सेंटेंस है हमारा डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, इसको ध्यान में रखना तो है बहुत ही आसान, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वाला जो ये पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है पूरे के पूरे संविधान का। और अगर संविधान का यह पार्ट ही डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएगा तो यह काम भला कौन करेगा? इस तरह से आप डाउट्स क्लियर करने को हमेशा ही रिलेट करके रखिए फंडामेंटल राइट से। और अगर इतना आपके ध्यान में रह गया तो फिर पूरा का पूरा सेंटेंस तो आपको ध्यान में रह जाएगा बिल्कुल आसानी से। लेकिन एक खास बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि इस सेंटेंस का पहला वर्ड डाउट नहीं डाउट्स है, और बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड लास्ट वर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं इंस्टीट्यूशंस है। संविधान का पहला फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, जिसकी हेडिंग है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। अब आगे बढ़ने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा हमारे ट्रिकी सेंटेंस के पहले वर्ड डाउट्स का। डाउट्स का पहला लेटर है डी, और यह डी हमें कीवर्ड देगा आर्टिकल 15 के लिए। डी से प्रारंभ होने वाला आर्टिकल 15 का कीवर्ड होगा डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। अब आर्टिकल 15 की हेडिंग का अंदाजा लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि यह है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही। इस तरीके से आर्टिकल 15 हो गया डिस्क्रिमिनेशन की मनाही। अब आर्टिकल 16 की तरफ आगे बढ़ने के लिए हम अपनी नजरें एक बार फिर से गड़ा देंगे डाउट्स के ही दूसरे लेटर पर, जो कि है ओ। यह ओ ही हमें कीवर्ड देगा आर्टिकल 16 के लिए। ओ से शुरू होने वाला यह कीवर्ड है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। तो इस तरीके से आर्टिकल 16 की हेडिंग होगी इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मेथड्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इस तरीके से आर्टिकल 16 हुआ इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगला जो लेटर है डाउट्स नाम के इस वर्ड में वह है यू, और यह हमें कीवर्ड देगा आर्टिकल 17 के लिए। तो इस तरीके से आर्टिकल 17 का कीवर्ड होगा अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता। इस तरह से इस आर्टिकल की हेडिंग होगी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। डाउट्स का जो अगला लेटर है वह है बी, और इंग्लिश भाषा के नियमों के मुताबिक डाउट्स में बी जो लेटर है वह साइलेंट रहता है, और इस रूल को फॉलो करते हुए हमारी वीडियो में भी हम साइलेंट ही रखेंगे बी को, और चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे अगले अक्षर टी की तरफ, और यह टी हमें देगा आर्टिकल 18 का कीवर्ड, जो कि है टाइटल यानी उपाधि। इस तरीके से आर्टिकल 18 की हेडिंग होगी अबोलिशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का अंत। अभी तक की वीडियो में आपकी आंखों ने एक बात तो जरूर नोटिस कर ली होगी कि डाउट्स नाम के इस वर्ड में जो लास्ट लेटर है उसका कलर डिफरेंट है तमाम दूसरे लेटर से। तो जाहिर सी बात है इस लास्ट लेटर में
कुछ न कुछ तो खास बात होगी ही होगी। इसकी खास बात यह है कि यह लास्ट लेटर आर्टिकल 19 के लिए जो कीवर्ड हमें देगा वह देगा हिंदी में। एस को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो यह बन जाता है से, और से जो कीवर्ड हमें मिलेगा आर्टिकल 19 के लिए वह होगा स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। तो इस तरीके से आर्टिकल 19 की हेडिंग होगी वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता और 5 अन्य स्वतंत्रताओं का संरक्षण। इंग्लिश में इसे बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड 5 अदर फ्रीडम्स। तो इसी के साथ डाउट्स नाम के पहले वर्ड का काम पूरा हो गया है यहां पर। अब बारी आती है हमारे सेंटेंस के दूसरे वर्ड क्लियर की। जिस तरीके से डाउट से हमें प्राप्ति हुई थी 14 से 19 तक के 6 फंडामेंटल राइट्स की, बिल्कुल वैसे ही क्लियर से भी हमें मिलेंगे 20 से 24 तक के अगले 6 फंडामेंटल राइट्स। क्लियर का जो पहला लेटर है सी वह हमें कीवर्ड देगा आर्टिकल 20 के लिए। इस तरीके से आर्टिकल 20 का कीवर्ड होगा कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि। तो इस तरीके से आर्टिकल 20 हुआ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 के कन्विक्शन के अगेंस्ट इस अधिकार के बाद आर्टिकल 21 को जानने के लिए हमें सहारा लेना होगा क्लियर के अगले लेटर एल का। एल से आर्टिकल 21 का कीवर्ड बनेगा लाइफ। तो इस तरह से आर्टिकल 21 की हेडिंग होगी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके बाद क्लियर का अगला वर्ड है ई और यह हमें कीवर्ड देगा आर्टिकल 21 ए के लिए। आर्टिकल 21 ए का कीवर्ड होगा एजुकेशन। इस तरीके से आर्टिकल 21 ए की हेडिंग होगी राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 यानी 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। इसके बाद क्लियर का जो अगला लेटर है वह है ए जो हमें कीवर्ड देगा आर्टिकल 22 के लिए। आर्टिकल 22 का कीवर्ड होगा अरेस्ट। तो इस तरह से आर्टिकल 22 की हेडिंग होगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस यानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब आगे हम बात करेंगे उन 2 आर्टिकल्स की जो बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकारों की। इन दोनों की हमें प्राप्ति होगी क्लियर के लास्ट वर्ड आर से। आर को डिफरेंट कलर में इसीलिए रखा गया था क्योंकि यह हमें कीवर्ड देगा इन 2 आर्टिकल्स के लिए। आर से मिलने वाला पहला कीवर्ड होगा राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर और दूसरा कीवर्ड होगा राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर से जो ओरिजिन होगा आर्टिकल 23 उसकी हेडिंग होगी राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव के बलात् श्रम और दुर्व्यापार की मनाही। आर्टिकल 23 के बाद आर का जो अगला कीवर्ड था वह था राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो कि हेडिंग देगा आर्टिकल 24 के लिए। इस तरह से आर्टिकल 24 की हेडिंग होगी राइट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन फैक्ट्रीज ईटीसी यानी कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लोक नियोजन की मनाही। यहां पर न केवल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के 2 आर्टिकल्स खत्म हो गए हैं बल्कि साथ ही साथ खत्म हो गया है हमारे सेंटेंस के दूसरे वर्ड क्लियर का रोल भी। अब हम बात करेंगे रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकारों की। रिलीजियस फ्रीडम वाले इन सारे के सारे अधिकारों के बारे में हमें पता चलेगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नाम के इन 2 शब्दों से। पहला शब्द रिलीजियस यानी रिलीजन हमें हेडिंग देगा 3 आर्टिकल्स की, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27। इसके बाद अगला वर्ड इंस्टीट्यूशन यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें हेडिंग देगा आर्टिकल 28, 29 और 30 की।
रिलीजन से ओरिजिन होने वाला पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25, जो बात करता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को मानने की आजादी के बारे में। तो इस तरह से आर्टिकल 25 की हेडिंग होगी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी अंतःकरण की और किसी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप यहां पर मान लीजिए कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत मुझे किसी धर्म यानी हिंदू धर्म को मानने की आजादी तो मिल गई, तो इसके बाद मुझे और क्या चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि किसी भी धर्म से जुड़े हुए और भी कई दूसरे अफेयर्स हो सकते हैं, कार्य हो सकते हैं। अगर उनकी भी आजादी मिल जाए तो यह जो रिलीजियस फ्रीडम है वह कंप्लीट हो जाएगी यहां पर। तो बिल्कुल यही किया गया है अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल 26 में, जिसकी हेडिंग है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले हमें समझना होगा आर्टिकल 26 के असली मीनिंग को। इस आर्टिकल में रिलीजियस अफेयर्स यानी धार्मिक कार्यों की जो आजादी दी गई है उसका प्रैक्टिकल मीनिंग यह है कि यहां पर आपको आजादी मिल जाती है न केवल किसी रिलीजियस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की, बल्कि उसको एडमिनिस्टर करने की भी। तो अब जब प्रॉपर्टी की बात आई गई है तो रिलीजन से रिलेटेड अगला जो आर्टिकल है वह भी रिलेटेड होगा फाइनेंशियल मैटर से ही, यानी टैक्स से। तो इस तरीके से आर्टिकल 27 की शॉर्ट हेडिंग होगी नो रिलीजियस टैक्स, यानी धार्मिक करों से छूट। तो इस तरीके से आर्टिकल 27 की कंप्लीट हेडिंग हुई फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। तो इस तरीके से आर्टिकल 25 था किसी भी धर्म को मानने की आजादी। उसके बाद आर्टिकल 26 था धार्मिक कार्यों की आजादी, यानी किसी रिलीजियस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की आजादी। और फिर आर्टिकल 27 की हेडिंग हुई नो रिलीजियस टैक्स, यानी धार्मिक करों से छूट। तो इस तरह से अभी अभी हमने खत्म किए हैं रिलीजन से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स, और आगे हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स की। तो ऐसे में आर्टिकल 28 में पहला वर्ड तो हो जाएगा रिलीजन, क्योंकि अभी सीरीज रिलीजन की ही चल रही थी, और उसके बाद अगला वर्ड हो जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो फिर सेंटेंस बना रिलीजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी आर्टिकल 28 इसी का जवाब देता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं। इस बारे में आर्टिकल 28 यह कहता है कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा केवल तब ही दी जा सकती है जब वो इंस्टीट्यूशन स्थापित किया गया हो किसी धार्मिक न्यास यानी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा। अदरवाइज किसी भी हालात में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो इस तरह से आर्टिकल 28 की हेडिंग हुई फ्रीडम एज टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड पहला आर्टिकल तो कंप्लीट हो गया यहां पर। अब इससे रिलेटेड अगले जो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, इन दोनों की हेडिंग में यूज हुआ है माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक नाम का वर्ड। तो आर्टिकल 29 की हेडिंग बनाने के लिए पहले तो लिख दीजिए माइनॉरिटी और फिर अगला वर्ड ऐड कर दीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरीके से आर्टिकल 29 की शॉर्ट हेडिंग बनी माइनॉरिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आर्टिकल 29 इस बात का जवाब देगा कि जो माइनॉरिटी है वह स्टेट द्वारा संचालित किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकती है
या नहीं जा सकती? तो इसका जवाब यह है कि स्टेट द्वारा संचालित किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म, जाति, लैंग्वेज आदि के आधार पर। तो इस तरह से आर्टिकल 29 की हेडिंग हुई प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज स्पेशली इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों में। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये दोनों ही आर्टिकल्स रिलेटेड हैं हमारे देश की माइनॉरिटी से, इसलिए इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आर्टिकल 29 का फायदा किसी भी माइनॉरिटी को यह होगा कि वह राज्य द्वारा संचालित किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, जबकि आर्टिकल 30 के तहत वह स्थापित कर सकते हैं अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से आर्टिकल 30 की प्रॉपर हेडिंग होगी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। हमारा जो सेंटेंस था डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, उसकी मदद से अभी तक हम कवर कर चुके हैं कुल 18 आर्टिकल्स। 14 से 19 वाले पहले 6 आर्टिकल्स हमें प्राप्त हुए थे डाउट्स नाम के पहले वर्ड से। उसके बाद 20 से 24 तक के अगले 6 आर्टिकल्स हमें प्राप्त हुए थे क्लियर नाम के शब्द से, और उसके बाद 25 से 30 तक के अगले 6 आर्टिकल्स हमें प्राप्त हुए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नाम के शब्दों से। अब आगे बढ़ने से पहले यह बहुत जरूरी है कि हम बात कर लें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के बारे में। ये दोनों ही आर्टिकल्स इस पार्ट 3 के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जरूर हैं, लेकिन हैं बहुत ही आसान, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं बहुत ही ज्यादा। एक तरफ जहां आर्टिकल 13 हमें यह बताएगा कि फंडामेंटल राइट्स का क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 32 हमें यह बताएगा कि पब्लिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स का। बात करें आर्टिकल 13 की, तो यह कहता है कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि वायलेट करता हो या फिर अगेंस्ट में जाता हो फंडामेंटल राइट्स के। अगर ऐसा कोई कानून बनाया भी जाता है तो फिर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा हमारे देश की जुडिशरी के द्वारा। तो इस तरीके से आर्टिकल 13 की हेडिंग होगी लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। और जहां तक आर्टिकल 32 का सवाल है, तो यह वही आर्टिकल है जो हमें अधिकार देगा इन सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने का। तो इस तरीके से आर्टिकल 32 की हेडिंग होगी रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करवाने के लिए उपचार। यह वही आर्टिकल है जिसके अंतर्गत स्टडी की जाती है 5 तरह की रिट्स भी। लेकिन यह बात आप जरूर ध्यान रखिए कि आर्टिकल 32 के अंडर में जो रिट जारी करने का अधिकार है वह है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही। अब अगले जो 3 आर्टिकल्स हैं वह तीनों ही निकलेंगे इंस्टीट्यूशंस के एस से। एस से हमें जो कीवर्ड मिलेगा वह होगा सेविंग। तो इस तरीके से आर्टिकल 31A, 31B और 31C इन तीनों की शुरुआत होगी सेविंग नाम के वर्ड से। इन तीनों ही आर्टिकल्स के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको आर्टिकल 13 क्यों समझाया था, इसका पता आपको चल जाएगा बिल्कुल अभी। असल में आर्टिकल 13 का जो इंपैक्ट हुआ सरकारों पर वो ये हुआ कि कोई भी सरकार फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाकर कानून नहीं बना सकती थी। तो इस तरीके से आर्टिकल 13 ने कटौती कर दी थी सरकारों के कानून बनाने के अधिकारों में। तो इसी का तोड़ निकालने के लिए
इंट्रोड्यूस किए गए ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स। इनमें से पहले आर्टिकल यानी आर्टिकल 31A की हेडिंग है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, यानी संपदा आदि के अर्जन से संबंधित विधियों की सेविंग। इस आर्टिकल का इंपैक्ट यह हुआ कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट यानी भूमि अधिग्रहण या लैंड एक्विजिशन जैसे विषयों से संबंधित कोई कानून लाया जाता है तो उसको आर्टिकल 13 की वजह से चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर वह फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट भी करता है तो भी आर्टिकल 13 के तहत उसे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से जो सरकार है उसका अधिकार बढ़ गया यहां पर कानून बनाने का। लेकिन हमारे राजनेता यहां कहां रुकने वाले थे। उन्होंने कहा सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी, हमें अपने अधिकारों को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तक सीमित क्यों रखना चाहिए। तो इस तरीके से सरकारों की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लाया गया आर्टिकल 31B, जिसकी हेडिंग है सेविंग और वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स पुट इन 9th शेड्यूल, यानी कि अनुसूची 9 में वर्णित अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो इस तरह से आर्टिकल 31B को लाकर सरकार ने यह कोशिश करी कि अगर किसी भी कानून को शेड्यूल 9 में डाल दिया जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी वैलिडिटी को आर्टिकल 13 की बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद सरकार एक कदम और आगे बढ़ी और ले आई आर्टिकल 31C, जिसकी हेडिंग है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कुछ निर्देशक तत्वों को लागू करने वाली विधियों की सेविंग। तो इसका इंपैक्ट यह हुआ कि अगर कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए कोई कानून लाया जाता है तो वह भी प्रभावित नहीं होगा आर्टिकल 13 के प्रोविजन से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों ही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 31A, 31B और 31C, इन तीनों को ही कहा जा सकता है फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन यानी अपवाद। हमारा जो ट्रिकी सेंटेंस था डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, इसका लास्ट वर्ड है का और इस लास्ट वर्ड का लास्ट वाला लेटर है ए और ए से ही हमें कीवर्ड मिलेगा आर्टिकल 33, 34 और 35 के लिए। इन अंतिम 3 आर्टिकल्स के लिए यह कीवर्ड होगा आर्मी, यानी ये तीनों ही आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे आर्मी से। आर्टिकल 33 जो है वह ज्यादा अच्छा नहीं होगा आर्मी के जवानों के लिए, लेकिन आर्टिकल 34 जो है वह बहुत ही अच्छा होगा आर्मी के लिए और जो 35 है वह इन दोनों ही आर्टिकल्स के बारे में कानून बनाने का अधिकार देगा केवल और केवल पार्लियामेंट को। तो इस तरीके से आर्टिकल 33 की हेडिंग होगी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस ETC, यानी कि बलों आदि के संबंध में अधिकारों को मॉडिफाई करने की संसद की शक्ति। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकार यह सोचती है कि आर्मी के जवानों में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स में कटौती करने की जरूरत है तो वह कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो इस तरीके से यह जो आर्टिकल है वह एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है आर्मी के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि यह कोई बहुत अच्छा प्रोविजन नहीं है आर्मी के लिए, लेकिन अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 34 वह बहुत ही अच्छा है आर्मी के लिए, क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगेगी हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, यानी पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और आर्मी जो है उसका अधिकार बढ़ जाएगा बहुत ही ज्यादा। तो इस तरीके से आर्टिकल 34 कहता है स्पेशल प्रोविजन व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, यानी जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है तो उस समय लागू होने वाले विशेष प्रोविजन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एरिया में मिलिट्री रूल लागू है तो ऐसे में नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स में कटौती हो सकती है और जो आर्मी के जवान हैं उनको काफी ज्यादा इम्यूनिटी या इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति दी जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस तरीके से ये दोनों आर्टिकल्स भी
एक तरीके से एक्सेप्शंस ही हो गए फंडामेंटल राइट्स के, क्योंकि आर्टिकल 33 में रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी आर्मी के जवानों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो आर्टिकल 34 में रेस्ट्रिक्शन लग गई थी हमारे यानी पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अगले और अंतिम आर्टिकल 35 की हेडिंग है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी इस भाग के प्रोविजंस को लागू करने के लिए विधान। और इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के इस थर्ड पार्ट के कुछ सर्टेन प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल 33 हो गया, आर्टिकल 34 हो गया, इनको लागू करने का अधिकार होगा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास, ना कि राज्यों के पास। इस तरह हमारा जो ट्रिकी सेंटेंस था डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, उसकी मदद से हम अभी तक संविधान के इस भाग के 27 में से कवर कर चुके हैं कुल 26 आर्टिकल्स। आर्टिकल 14 से 19 वाले पहले 6 आर्टिकल हमें प्राप्त हुए थे डाउट्स नाम के वर्ड से। उसके बाद 20 से 24 तक के अगले 6 आर्टिकल्स हमें प्राप्त हुए थे क्लियर नाम के वर्ड से। और उसके बाद अगले 6 आर्टिकल्स यानी आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक के प्रावधानों का हमें पता चला था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नाम के शब्दों से। और उसके बाद में हमने बात की थी आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के बारे में। और फिर अगले 3 आर्टिकल्स यानी आर्टिकल 31A, 31B और 31C का ओरिजिन हुआ था इंस्टीट्यूशंस के एस लेटर से यानी सेविंग से। इसके बाद का जो लास्ट लेटर था का, उससे हमें पता चला था आर्मी के कीवर्ड का, जिससे ओरिजिन हुए थे आर्टिकल 33, 34 और 35। संविधान के इस भाग 3 के 27 अनुच्छेदों में से जिस एक अनुच्छेद का वर्णन मैंने अभी तक नहीं किया है इस वीडियो में, वह है इस भाग का सबसे शुरुआती अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12। लेकिन इसे ध्यान में रखने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बात चाहे फंडामेंटल राइट्स वाले भाग 3 की हो या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले भाग 4 की हो, इन सब का जो शुरुआती अनुच्छेद है, जो सबसे पहला आर्टिकल है, वह बात करता है एक ही डेफिनेशन के बारे में, और वो डेफिनेशन है स्टेट की। तो इस तरीके से आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 इन 3 हेडिंग हुई डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए, तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर, और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।